हेलो दोस्तों, मेरा नाम आसिफ अनवर है और आप सभी को हमारे इस चैनल में स्वागत है। तो हम लोग इंडियन जियोग्राफी का क्लास कर रहे थे, तो आज है 8वां चैप्टर भारत के मैदान के बारे में जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के कारण मैदान का निर्माण होता है। जो नदियों द्वारा बहाकर अवसादों को लाया जाता है, उसी के कारण मैदान का निर्माण होता है। देखिए, भारत के जो मैदान है वो मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। भारत के मैदान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है उत्तर भारत का विशाल मैदान को बांटा जा सकता है, दूसरा है पूर्वी घाट के मैदान को बांटा जा सकता है और तीसरा है पश्चिमी घाट के मैदान। पश्चिमी घाट के मैदान, ये देखिए चित्र में आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा। ये है उत्तर भारत का विशाल मैदान, ये है पूर्वी घाट का विशाल मैदान और यह देखिए पश्चिमी घाट का मैदान। यह है पश्चिमी घाट का ये सब मैदान है और ये पूर्वी घाट का मैदान है और यह है उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये लगा आप लोग चित्र के साथ देख सकते हैं। यह है ये पूर्वी घाट हो जाएगा, पूर्वी घाट का मैदान। यह है पश्चिमी घाट का मैदान और यह है उत्तर भारत का विशाल मैदान। आइए अब एक एक करके इनके बारे में और विस्तार से हम लोग देखते हैं। देखिए पहले है उत्तर भारत का विशाल मैदान। पहले हम लोग देखेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो देखिए उत्तर भारत विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ, आइए देखते हैं। देखिए यह मैदान मुख्य तौर पर गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेपों अथवा अवसाद से निर्मित है। जो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है वह गंगा नदी, सिंधु नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा और उसकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेपों अथवा अवसाद से निर्मित है, जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है। देखिए इसी कारण से इसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। जो उत्तर भारत का मैदान है उसको सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। इसका विस्तार लगभग 7.5 लाख वर्ग किलो क्षेत्र पर फैला हुआ है। जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है वो 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। और देखिए इस मैदान का पूर्वी पश्चिमी लंबाई है, जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वह 3200 किलोमीटर और औसत ऊंचाई कितना है तो 150 से औसत चौड़ाई कितना है तो 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक जो इसका औसत चौड़ाई है। आगे देखते हैं। पानी की पर्याप्त उपलब्धता और अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है। जो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है वो पानी की पर्याप्त उपलब्धता और अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है। उत्तर भारत का विशाल मैदान मैदानी भाग है। आगे देखते हैं। इस मैदान का समुद्र तल से ऊंचाई कम होने के कारण यहाँ पर नदियों का गति काफी धीमी हो जाती है। देखिए इसमें जो उत्तरी भारत का मैदान है उसमें समुद्री तल से कम ऊंचाई होने के कारण यहाँ पर जो नदियों का गति है वह धीमी हो जाती है। आगे देखते हैं। अतः नदियों अपने साथ लाए हुए अवसाद को यहाँ जमा कर देती है, जो इस मैदान का विशालता का प्रमुख कारण है। जो नदियां हैं जो अपने साथ जो बालू मिट्टी उट्टी बहा कर लाती है वो एक साथ जमा कर देती है। इसी से है जो मैदान विशालता मैदान का निर्माण हुआ है। आगे देखते हैं। उत्तरी भारत के मैदानों को समझने के लिए 4 भागों में बांटा जा सकता है। जो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है उसको और अच्छे से समझने के लिए उसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। देखिए पहला कौन है भावर प्रदेश, दूसरा है तराई प्रदेश, तीसरा है बांगर प्रदेश और चौथा है खादर प्रदेश। पहला है भावर प्रदेश, दूसरा है तराई प्रदेश, तीसरा है बांगर प्रदेश और चौथा है खादर प्रदेश। पहला आगे देखिए भावर प्रदेश के हम लोग विस्तार से देखेंगे। भावर प्रदेश देखिए शिवालिक हिमालय से लगभग 12 किलोमीटर तक के क्षेत्र जिसमें कंकड़ पत्थर अत्यधिक होते हैं उसे भावर प्रदेश कहा जाता है। देखिए शिवालिक हिमालय से लगभग 12 किलोमीटर तक के क्षेत्र में कंकड़ पत्थर अधिक होते हैं उसे भावर प्रदेश भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। जो जैसे कि कंकड़ पत्थर वाला जो इलाका होता है जहाँ मिट्टी ज्यादातर कंकड़ पत्थर को होता है पहाड़ी इलाके की तरफ, उसको भावर प्रदेश कहा जाता है। आगे देखते हैं। शिवालिक हिमालय के बाद नदियों की गति कम हो जाती है। जो शिवालिक हिमालय है उसके बाद है जो नदियों की गति कम हो जाती है, इसलिए वे अपने साथ लाए अवसाद को यहाँ जमा कर लेती है। आगे देखते हैं।
भाबर क्षेत्र उत्तर भारत में शिवालिक हिमालय के समानांतर फैला समतल मैदान है। कंकड़ पत्थरों की अधिकता के कारण इसमें इतनी अधिक श्रद्धता या प्रगम्यता इतनी पाई जाती है कि यहाँ की छोटी नदियाँ विलीन हो जाती है। यह छोटी नदी है जो विलीन हो जाती है। आगे देखते हैं, भाबर मैदान पश्चिम में चौड़े और पूर्व में संकरे हैं। जो भाबर के मैदान है वो पश्चिम भाग में चौड़ा और पूर्व में संकरे है। यह भाग कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। जो कृषि के लिए भाबर मिट्टी ये उपयुक्त नहीं होती है। ये देखिए ये हिमालय है और ये देखिए भाबर भाबर ये क्षेत्र देखिए कंकड़ पत्थर इसमें ज्यादा है। और ये देखिए ये और अच्छे से दिखा देते हैं। ये देखिए भाबर है जो कंकड़ पत्थर वाला मिट्टी है, कंकड़ पत्थर। और इसे देखिए जो छोटा छोटा है, छोटा छोटे पत्थर है वो देखिए तराई क्षेत्र वाला है। और ये देखिए बांगर और ये खादर है, बांगर और खादर मिट्टी है। और इसको चलिए और विस्तार से हम लोग देखते हैं। दूसरा है तराई क्षेत्र, दूसरा है तराई प्रदेश या तराई क्षेत्र। देखिए भाबर के दक्षिणी में यह 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी दलदली क्षेत्र है। जो तराई क्षेत्र है भाबर के दक्षिण में स्थित है और यह 15 से 20 किलोमीटर चौड़ी है और यह दलदली क्षेत्र है। जो तराई क्षेत्र होती है वह दलदली क्षेत्र होती है। ये देखिए यहाँ पर जो नदियां हैं पुनः प्रकट होती है और जो भाबर क्षेत्र में विलीन होती है वह आकर प्रकट होती है तराई क्षेत्र में। आगे तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। जो विलीन हो जाती है भाबर क्षेत्र में वह दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है तराई क्षेत्र में। आगे तराई क्षेत्र का विस्तार हो वर्षा की अधिकता के कारण पश्चिम की तुलना में पूर्व की अधिक पाया जाता है। जो तराई क्षेत्र का विस्तार है वर्षा के अधिकता के कारण पश्चिम की तुलना में पूर्व में अधिक पाया जाता है। यहाँ पर जंगल में अजगर, मगरमच्छ आदि के साथ अन्य वन्य जीव भी पाए जाते हैं। जो तराई क्षेत्र है उसमें देखिए उसमें जो मगरमच्छ, अजगर, सांप जैसे अन्य वन्य जीव पाए जाते हैं। अतः कोई जनजाति नहीं रहती। जो तराई क्षेत्र है उसमें कोई जनजाति नहीं रहती। आगे देखते हैं, वर्तमान में तराई की अधिकांश भूमि को कृषि योग्य बना लिया गया है। लेकिन जो वर्तमान में तराई क्षेत्र का जो अधिकांश भूमि है उसको कृषि योग्य बना लिया गया है। आगे देखते, ये देखिए यही है तराई क्षेत्र, ये है तराई क्षेत्र या दलदलीय क्षेत्र। ये इसी को देख लीजिए, तराई क्षेत्र या दलदलीय क्षेत्र। आगे देखते हैं बांगर प्रदेश। अगला है बांगर प्रदेश। देखिए नदी के दूर वाले क्षेत्र जो नदी द्वारा लाई गई मिट्टी से पाया गया है। बांगर प्रदेश का निर्माण कैसे होता है? नदी के द्वारा जो लाई गई मिट्टी से बनाया गया है जो बांगर प्रदेश बनाया जाता है, बांगर प्रदेश कहलाता है। यह क्षेत्र ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं। जो बांगर होते हैं ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं, अतः इस क्षेत्र में बाढ़ नहीं आती। बांगर प्रदेश में है जो बाढ़ की संभावना बहुत कम रहती है, बाढ़ नहीं आती है, जिस कारण यहाँ की मिट्टी नवीनीकरण नहीं हो पाता है। जो बांगर प्रदेश की मिट्टी है वो बाढ़ नहीं आने के कारण नवीकरण नहीं हो जाता है। इस प्रदेश में पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसमें पुरानी बांगर मिट्टी ही पाई जाती है जिसको हम लोग जलोढ़ कहते हैं। आगे देखते हैं खादर प्रदेश। खादर प्रदेश किसको कहेंगे? तो देखिए नदी के पास वाला क्षेत्र जहां पर बाढ़ आती रहती है खादर क्षेत्र कहलाता है। देखिए नदी का वह पास वाला क्षेत्र जहां पर बाढ़ आती रहती है उसको खादर क्षेत्र कहा जाता है। लगभग हर वर्ष बाढ़ आने के कारण यहाँ की मिट्टियां का नवीकरण होता रहता है। जैसे खादर जो प्रदेश है वहां पर बाढ़ आने के कारण हर साल जो है मिट्टी नवीकरण होते रहता है। इसी कारण यह प्रदेश उपजाऊ बना रहता है। जो खादर प्रदेश है यह ज्यादातर उपजाऊ क्षेत्र रहता है। इसका निर्माण नई जलोढ़ मिट्टी से होता है। जो खादर प्रदेश का निर्माण होता है नई जलोढ़ मिट्टी के कारण होता है। अब आगे देखते हैं पूर्वी तटीय मैदान। उत्तर भारत के विशाल मैदान देख लिए। अब दूसरा देखेंगे पूर्वी तटीय मैदान। ये देखिए यह पूर्वी तटीय मैदान का हिस्सा है। तो ये देखते हैं पूर्वी घाट और पूर्वी तट के बीच पूर्वी तटीय मैदान स्थित है। जो ये देखिए ये पूर्वी घाट है, देखिए ये पूर्वी घाट है और पूर्वी समुद्री तट है। इसी के बीच में है जो पूर्वी मैदान स्थित है, पूर्वी तटीय मैदान स्थित है। देखिए उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है।
जो पूर्वी घाट है, जो पूर्वी घाट का जो कहाँ कहाँ से विस्तार है पूर्वी तटीय मैदान का, तो पूर्वी घाट जो उसका जो तटीय विस्तार है वो है उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक पूर्वी तटीय मैदान का फैलाव है। आगे देखते हैं, आगे है पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा है। जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसकी तुलना में पूर्वी तटीय मैदान अधिक है, जो चौड़ा है और उभरा हुआ है। इसकी जो औसत चौड़ाई है वह 120 किलोमीटर है। जो पूर्वी भारत के जो मैदान है पूर्वी तटीय मैदान उसका जो औसत चौड़ाई है 120 किलोमीटर है। आगे देखते हैं, पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण नदियों द्वारा तटवर्ती क्षेत्र में जलोढ़ निक्षेप के कारण परिणाम स्वरूप होता है। जो पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण होता है वो नदियों द्वारा तटवर्ती क्षेत्र में जलोढ़ निक्षेपण का परिणाम है। यहाँ पर देखिए महानदी गोदावरी, कृष्ण और कावेरी नदियों द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता है। जो पूर्वी मैदान है पूर्वी भाग का मैदान, उसमें देखिए गोदावरी नदी, महानदी, कृष्ण नदी, कावेरी नदी द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता है। आगे देखते हैं, इस मैदान में है जो चिल्का झील उड़ीसा और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु सीमा पर दोनों बड़ी लैगून झीलें हैं। आगे देखते, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? तो चिल्का झील है। आगे देखते हैं, पूर्वी तटीय मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। जो पूर्वी तटीय मैदान है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्कल तट, दूसरा है आंध्र तट, तीसरा है कोरोमंडल तट। आगे देखते हैं हम लास्ट पश्चिमी तटीय मैदान देखिए, यह मैदान पश्चिमी घाट से अरब सागर के मध्य स्थित है। जो पश्चिमी तटीय मैदान है यह मैदान है जो पश्चिमी घाट और अरब सागर के मध्य स्थित है। यह उत्तर में कच्छ के तट से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। जो पश्चिमी तटीय मैदान है वह उत्तर में कच्छ के तट से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तृत है। इस मैदान की जो चौड़ाई है पश्चिम से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच है। इसकी अधिकतम चौड़ाई है जो गुजरात में नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मुहाने के पास है वह 80 किलोमीटर चौड़ाई है। आगे देखते हैं, उत्तर में गुजरात तट से लेकर दक्षिण में केरल तट तक पश्चिमी तटीय मैदान को 4 भागों में बांटा जा सकता है। उत्तर में गुजरात तट से लेकर दक्षिण में केरल तट के पश्चिमी तटीय मैदान को 4 भागों में बांटा जा सकता है। देखिए कौन से भाग में बांटा जा सकता है। तो पहला गुजरात का मैदान, गुजरात का जो मैदान है गुजरात के कच्छ के रण से काठियावाड़ तक है जो मैदान है गुजरात का मैदान फैला हुआ है। दूसरा है कोंकण तट, तो कोंकण तट में देखिए कहाँ से कहाँ तक है, उत्तर में दमन से लेकर दक्षिण में गोवा तक फैला हुआ है कोंकण तट। तीसरा है कर्नाटक या कन्नड़ तट, यह उत्तर में गोवा से लेकर दक्षिण में मंगलुरु कर्नाटक तक फैला हुआ है। कोंकण तट कहाँ तक है, उत्तर में गोवा से लेकर दक्षिण में मंगलुरु कर्नाटक तक फैला हुआ है। अगला है मालाबार तट, देखिए उत्तर में मंगलुरु से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक मालाबार तट स्थित है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।